दोस्तों, सेल्फ मेड मैन एक पॉपुलर मिथ है। कामयाबी मेहनत और काबिलियत के अलावा अन्य बहुत से फैक्टर्स पर निर्धारित होती है, निर्भर होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही 7 फैक्टर्स के बारे में जिनके ऊपर बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता आधारित होती है। और ये 7 बातें हमने जिस पुस्तक से ली है उसका नाम है आउटलायर्स। आउटलायर्स एक ऐसी पुस्तक है जो प्रचलित धारणाओं को तोड़ती है और एक नई दृष्टि हमें प्रदान करती है कि हम सफलता को इस तरह से भी देख सकते हैं। दोस्तों, बड़े सफल व्यक्ति चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो कोई भी हैं, सब के सब इन फैक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इन 7 फैक्टर्स में से कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होता है जिसके ऊपर सफलता निर्धारित करती है। दोस्तों, ये किताब लिखी है मैल्कम ग्लैडवेल ने, बहुत ही बढ़िया किताब है। इसी किताब से आज हम इन 7 कारकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहली बात, एक सीमा के बाद जन्मजात स्किल या जन्मजात रीजनिंग काम नहीं करती। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कद 6 फीट 2 इंच है या किसी व्यक्ति का कद 6 फीट 9 इंच है और वो दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं, तो इस बात का खेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हाइट कितनी है। दोस्तों, 6 फीट 2 इंच वो मार्क है जिसके बाद कितनी भी हाइट हो, प्लेयर की परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक मैथमेटिशियन यदि क्वांटिटेटिव स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसकी क्वांटिटेटिव स्किल का उसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का IQ 130 है और किसी व्यक्ति का IQ 170 है, तो इन दोनों में बुद्धि मापक की दृष्टि से, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। इस सीमा के बाद अन्य फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे सोशल कनेक्शंस, सोशल स्किल्स या आपका लकी ब्रेक। तो दोस्तों, एक सीमा के बाद आपकी जन्म की रीजनिंग, आपकी जन्म की स्किल सब बराबर हो जाती हैं। दूसरी बात, 10,000 घंटे का नियम। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि 10,000 घंटे का नियम क्या है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपको किसी चीज के अंदर महारत हासिल करनी है, किसी स्पोर्ट्स में महारत हासिल करनी है, किसी म्यूजिक में महारत हासिल करनी है, किसी गेम में महारत हासिल करनी है, किसी स्किल को बनाना है और उसके अंदर टॉप पे जाना है, तो उसके लिए 10,000 घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको अपने जीवन के 10,000 घंटे लगाने पड़ेंगे। यानी यदि आप एक साल के अंदर 1,000 घंटे लगाते हैं, एवरेज 3 घंटे डेली लगाते हैं, तो आपको 10 साल चाहिए उस स्किल में महारत हासिल करने के लिए। यदि आप शतरंज खेलना सीखना चाहते हैं तो आपको उसका मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे चाहिए। यदि आप फुटबॉल सीखना चाहते हैं तो उसकी मास्टरी लेने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए। यदि आप पियानो सीखना चाहते हैं तो उसका मास्टर बनने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए। यानी किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए आपको अपने जीवन के बेहतरीन घंटे देने होंगे, तभी आप उस गेम के, उस स्किल के मास्टर बन सकते हैं। पूरी दुनिया को फतह करने का बिगड़ा उठा सकते हैं, पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। इसमें आप बिल गेट्स और बीटल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल गेट्स यदि माइक्रोसॉफ्ट को पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े स्तर पर पॉपुलर कर पाए, तो उसके पीछे उनके कंटिन्यूअस डेडिकेटेड 10,000 आवर्स थे, 10,000 घंटे थे जो उन्होंने कंप्यूटर को दिए और इस इंडस्ट्री के वो बेताज बादशाह बन गए। इसी तरह से बीटल्स, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा घंटे म्यूजिक के अंदर दिए, डेडिकेट किए, अपने जीवन को संगीत के सुर में उतार दिया, तब जाकर उन्होंने पूरी दुनिया में संगीत पर राज किया। दोस्तों, बिना 10,000 घंटे दिए आप उस फील्ड के जिसमें आप कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जीवन में उतारना होगा यदि आप अपार सफलता चाहते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, जिस महीने आप पैदा हुए हैं उसका फर्क आपकी सफलता पर पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कनाडा के अंदर युवा हॉकी टीम में यदि आप परमिशन लेना है तो आपकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले सभी बच्चे एक ही ग्रुप में खेलने का मौका मिलेगा। यानी जो बच्चा 31 दिसंबर को पैदा हुआ है उसे
1 जनवरी वाले बच्चे के साथ compete करना पड़ेगा। आप इस बात का अर्थ समझिए। इस बात का अर्थ ये है कि यदि कोई बच्चा 1 जनवरी 2000 में पैदा हुआ है और दूसरा बच्चा 31 दिसंबर 2000 को पैदा हुआ है, तो उनके अंदर 1 साल का डिफरेंस है। और वो 1 साल का डिफरेंस कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। यदि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किसी स्पोर्ट्स में लिया है और आपको किसी ऐसे बच्चे के साथ खेलना पड़ता है जिसका एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो आपकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। इस बात से सिद्ध होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है कि आप किस महीने के अंदर पैदा हुए हैं। दोस्तों, चौथी बात, सफलता के लिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जरूरी है। अगर आप व्यापक सफलता चाहते हैं, अगर आप बड़े स्तर पर असाधारण रूप से सफल होना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? दोस्तों, जब हम समाज के अंदर कोई काम करने के लिए जाते हैं, जब हम बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी एजुकेशन से, स्किल से सर्वथा भिन्न होती हैं। इन्हें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। लोगों के साथ बात करने की क्षमता, लोगों के साथ नेगोशिएट करने की क्षमता, स्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता अपने फेवर में, ये सारी चीज़ें जिन व्यक्तियों के पास होती हैं वो उन व्यक्तियों से ज़्यादा सफल होते हैं जिनके पास ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब बच्चा और एक अमीर बच्चा, यानी एक वो बच्चा जो अमीर परिवार में पैदा हुआ है और एक गरीब बच्चा, यदि उन दोनों को अपनी बात रखने के लिए किसी अथॉरिटी के पास जाना पड़े, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़े, किसी IAS अफसर के पास जाना पड़े, किसी पॉलिटिशियन के पास जाना पड़े, तो वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? दोस्तों, जो अमीर बच्चा होगा वो अपने माहौल से इन चीज़ों के बारे में पहले जानता होगा। वो अपनी बात को बड़ी अथॉरिटी से, बड़े प्रभाव से, बहुत इन्फ्लुएंस के साथ रखने का काम करेगा। लेकिन एक गरीब बच्चा जिसका कभी इन चीज़ों के साथ वास्ता नहीं पड़ा है, वो घबराएगा और अपनी बात अथॉरिटी को कहने में शर्माएगा, हिचकिचाएगा। इस तरह प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के मामले में अमीर बच्चों को एक एज मिलता है जो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता। वो नेचुरल तरीके से बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उन्हें नहीं सिखाई जाती। ये एक ऐसा फैक्टर है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है और सफलता के अंदर बेतहाशा रूप से काम कर सकता है। दोस्तों, 5वीं बात, पैदा होने वाला वर्ष आपकी सफलता में बेतहाशा वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, आप एग्जाम्पल लें माइक्रोसॉफ्ट के जनक बिल गेट्स का, आप एग्जाम्पल लें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का। दोस्तों, ये दोनों 1954 से 1956 के बीच पैदा हुए और इन दोनों ने असाधारण सफलता प्राप्त की। दोस्तों, जब हम किसी ऐसे वर्ष में या उसके आसपास पैदा हो जाते हैं, तब बहुत सारी स्थितियां हमारे फेवर में हो जाती हैं। ये वो समय था जब ये दोनों 15-16 साल के टीनेजर थे, तो इन दोनों को कंप्यूटर युग देखने का मौका मिला। कंप्यूटर युग भी इन्हीं की तरह से बढ़ रहा था, वो भी टीन एज में प्रवेश कर रहा था। दोस्तों, इन दोनों ने वो युग देखा, उसके साथ ये बड़े हुए और 10,000 घंटे इन्होंने बड़ी टाइमली पूरे किए और इनको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ साथ वो सभी फैक्टर्स मुहैया हुए जो किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई बार आपके पैदा होने वाला वर्ष भी आपकी सफलता के अंदर बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, 6ठी बात, आपकी सफलता में भौगोलिक परिस्थितियां भी काम करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जहां आप रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का माहौल, वहां का कल्चर आपकी सफलता के लिए काम करता है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माना जाता है कि एशियंस लोग, यानी एशिया में रहने वाले लोग मैथ के अंदर अच्छे होते हैं। उनका मैथ बाकी कॉन्टिनेंट के लोगों से अच्छा होता है, बाकी महाद्वीपों के लोगों से अच्छा होता है। इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, 10,000 साल से जब से मानव सभ्यता ने कृषि का विकास किया है, जब से उन्होंने खानाबदोशी खत्म की है, घुमक्कड़पन खत्म किया है, वो एक जगह स्थिर हो गए हैं, तब से उन्होंने गेहूं और चावल को उगाना शुरू किया है। और चावल की कृषि खेती ऐसी है जिसके अंदर बहुत मेहनत, बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण से ये लोग भोर से पहले उठते हैं, सूरज उगने से पहले उठते हैं, चावल को पानी देते हैं, बार बार बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरकर चावल पैदा करते हैं। इसी कारण से इन्हें मैथ को सीखते हुए आने वाली तंगी, आने वाला समय परेशान नहीं करता। दोस्तों, मैथ एक ऐसा विषय है जिसके अंदर बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत से
बाकी लोग ऊब सकते हैं। एशियन लोगों के जीन्स के अंदर एक ऐसी क्षमता है, वो उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और आप ये जानते ही होंगे कि जीन्स बहुत सारी पीढ़ियों तक रह सकते हैं। तो जिन लोगों की पीढ़ियां आज के टाइम में चावल की खेती नहीं करती, धान की खेती नहीं करती, पैडी की खेती नहीं करती, वो लोग भी उस जीन्स के प्रभाव के कारण आज भी उसी मेहनत को कर सकते हैं। यानी एशियंस लोगों के अंदर एक अलग से क्षमता होती है ज़्यादा मेहनत करने की, जो उन्हें गणित विषय का मास्टर बनाती है। और यही कारण है एशियंस बाकी दुनिया के लोगों से गणित में अच्छे होते हैं। दोस्तों, सातवीं बात है, कल्चरल लिगेसी भी सफलता में फर्क डालती है। यानी आपकी सांस्कृतिक विरासत का भी आपके सफल होने में एक अहम योगदान होता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, सन 2000 से पहले कोरियन एयरलाइंस का एयर क्रैश रेट बाकी दुनिया के एयर क्रैश रेट से 17 गुना ज़्यादा था। इसका अर्थ यह है कि यदि एक साल में बाकी दुनिया के देशों का एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो कोरिया के 17 एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी और इसका समाधान कोरियन एयरलाइंस ने कैसे किया। दोस्तों, एक बार कोरियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट ऑफिसर अपने कैप्टन को कहता है, सर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है? जबकि वहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कैप्टन और फ्लाइट ऑफिसर अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो रहा है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी जीरो थी। लेकिन फ्लाइट ऑफिसर जूनियर होने के नाते अपने कैप्टन को स्ट्रांगली, बड़ी तेजी के साथ, बड़े सख्त लहजे में ये नहीं कह सका कि सर आगे विजिबिलिटी जीरो है। और इसे ना कहने की वजह से, इसी कमजोरी की वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, वो पहाड़ों में टकरा गया, चूर चूर हो गया। दोस्तों, ये सम्मान की संस्कृति थी, ये एक ऐसी लेगेसी थी जो बड़े लंबे समय से कोरियन एयरलाइंस में चल रही थी कि अपने से बड़े अफसर को हमें सम्मान देना है, चाहे उसके लिए दुर्घटना भी हो जाए। उस फ्लाइट ऑफिसर ने यह कहा कि सर आपको नहीं लगता कि बारिश ज़्यादा हुई है? अगर इसके बजाय वो ये कहता कि सर विजिबिलिटी जीरो है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप सहायता मांगो, आप प्लेन को किसी और दिशा में मोड़ो, तो शायद वो प्लेन बच जाता। इसी सम्मान की संस्कृति के कारण कोरियन एयरलाइंस ने बाकी दुनिया की एयरलाइन से 17 गुना ज़्यादा क्रैश रेट देखा। दोस्तों, तो आज आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हमारी बड़ी सफलता के अंदर कारक होते हैं, किस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हमारी सफलता के लिए निर्धारण करते हैं, हमारी सफलता के लिए बेस होते हैं। दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स जिस किताब से लिए हैं उसका नाम है आउटलायर्स। आउटलायर्स का अर्थ होता है असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ये किताब लिखी है मैल्कम ग्लैडवेल ने, बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आपको मौका लगे तो आप इसे अवश्य पढ़िए, आप इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये किताब आपको एक अलग परसेप्शन देगी, अलग दृष्टि देगी, अलग विजन देगी, सोचने का अलग नज़रिया देगी। इस किताब को मैंने कोशिश की है एक पोइम के अंदर, एक कविता के अंदर लिखने की, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। आउटलायर्स, नई अप्रोच के साथ लिखी आउटलायर्स है बेमिसाल, सफलता के प्रचलित कारकों पर लेखक उठाता है सवाल। सब निर्माण एक मिथक है, नहीं कोई इसका आधार, सफलता में बहुत से कारक मिलकर होते हैं जिम्मेदार। अवसर और विरासत का भी अहम होता योगदान, मात्र योग्यता से नहीं बनता कोई भी एक सफल इंसान। कब और कहाँ पैदा हुए ये कारक भी आते काम, एक बुद्धि सीमा के बाद व्यवहारिकता का ही दाम। 10,000 घंटे हैं जरूरी, अगर होना चाहते हो विशाल, बिल गेट्स और बीटल्स पेश करते हैं एक मिसाल। मैल्कम ग्लैडवेल की बुक तोड़ती है पुरानी जंजीर, सफलता का नया नज़रिया पेश करती एक नई तस्वीर। सफलता का नया नज़रिया पेश करती एक नई तस्वीर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शानदार पुस्तक की समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और जिस पुस्तक के बारे में आप चाहते हैं मैं उसकी समरी आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं, उसे कविता के रूप में आपके लिए लिखूं, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते 2 वीडियो
वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स के ऊपर मैं आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, एक किताब पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है आप सब जानते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं 9-10 मिनट के अंदर पूरी किताब की समरी आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।